चुका है। ठीक है, आज हम हमारा जो दूसरा चैप्टर है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। दूसरे चैप्टर का नाम क्या है बेटा? बेटा दूसरे चैप्टर का नाम क्या है आपके? राजा किसान और नगर। राजा, किसान और नगर, यानी कि ये आपके एनसीईआरटी का जो पुराना चैप्टर है वो नाम है। अब नया नाम इसका बदल गया, इसका नया नाम हो गया है राजनीतिक आर्थिक इतिहास, यानी कि राजनीतिक आर्थिक इतिहास और जो शिलालेख है उसके द्वारा कहानियों का वर्णन या उनकी गाथाओं का वर्णन। ये दूसरा चैप्टर है आपके, राजनीतिक आर्थिक इतिहास, जो शिलालेख है उनकी गाथाओं का वर्णन। या फिर चीज वही है, बातें वही आएगी चैप्टर में, लेकिन चैप्टर का जो नाम है उसको क्या कर दिया गया है? चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो जो चीज हम पढ़ेंगे वो वही चीज होगी, लेकिन चैप्टर अलग हो गया थोड़ा सा अपना। ठीक है, चैप्टर का नाम बदल गया, राजनीतिक और आर्थिक इतिहास और शिलालेखा गाथाओं का वर्णन। ठीक है, तो ये दूसरा जो हमारा चैप्टर है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा अध्याय देखिए, हड़प्पा कालीन सभ्यता के बारे में हमने अध्ययन कर लिया कि हड़प्पा सभ्यता का उद्गम कब हुआ, कहां कहां तक इसका विस्तार था, कौन कौन से इसके प्रमुख नगर थे, फिर यहाँ की शासन व्यवस्था के बारे में जान लिया, यहाँ की वास्तुकर्म जो वास्तुकला है उसके बारे में जान लिया, यहाँ की आर्थिक स्थिति है उसके बारे में जान लिया, यहाँ की जो व्यवसायिक स्थिति है वो जान लिया, यहाँ के समाज के बारे में जान लिया, महिलाओं की जो भूमिका है उसके बारे में जान लिया। अंत में हमने टॉपिक देखा धर्म की, धार्मिक जो इनकी विशेषताएं थी या धर्म में ये क्या क्या चीज करते थे, उन सभी की चीजों के बारे में हमने क्या कर लिया था? अध्ययन कर लिया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। देखिए दूसरा चैप्टर पढ़े उससे पहले कुछ चीजें हमें जान लेनी चाहिए कि किस सभ्यता का या किस चीज का काल जो है वो कहां से कहां तक है। जैसे अकॉर्डिंग हमारे जो पुरातत्वविद है या जो इतिहासकार है उनके अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक माना है? आप चाहे तो लिख सकते हैं अपनी बेटा है अपनी सुविधा के लिए, हड़प्पा सभ्यता सब लिख लीजिए आप। इस चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं, यानी कि हमारे जो पुरातत्वविद है उनके अनुसार हड़प्पा कालीन जो सभ्यता का काल निर्धारित किया गया है वो आपके किया गया है 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में, यानी कि 2600 से 1900 बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, ये आप लिख लीजिए। यानी कि इसका जो काल बताया गया है वो बताया गया है 2600 से 1900 ईसा पूर्व। और आज की अगर हम बात करें तो ये सभ्यता कितनी पुरानी हो गई? लगभग 5000 साल पुरानी, आज से, वर्तमान से। लेकिन हम यह बात कर रहे हैं ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा के जन्म से पहले। इसका जो काल निर्धारित है वो है आपके 2600 से 1900 ईसा के बीच का। ये लिख लीजिए आप, लिख रहे हैं ना बेटा? बेटा लिख रहे हो ना? यस सर। शाबाश, लिख रहे ना। अगला है आपके वैदिक सभ्यता। अगला जो टॉपिक है, सभ्यताओं का काल देख रहे हैं हम, अगला है आपके वैदिक सभ्यता, जो है आपके 1500 से लेकर 600 बीसी तक। और बीसी का मतलब बेटा बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व। ये याद रखेंगे बेटा, ईसा पूर्व। ये लो, बीसी का मतलब ईसा पूर्व है, यानी कि हड़प्पा कालीन सभ्यता आई, फिर उसके बाद में आई आपकी वैदिक सभ्यता, जिसका जो काल बताया गया है वो है 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच में, यानी कि आज से लगभग 3500 वर्ष पहले, आज से लगभग 3500 वर्ष पहले। ठीक है, क्योंकि 2000 तो ये हो गए और 1500 वो है, लगभग 3500 वर्ष हो गए। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए ये जो वैदिक सभ्यता है, इसको वैदिक सभ्यता का नाम क्यों दिया गया? देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि वैदिक सभ्यता का नाम वैदिक सभ्यता क्यों दिया गया। क्यों? आप ये कहेंगे कि इस काल में, ये जो काल था समय, इसमें आपके जो वेद थे उनकी क्या हुई थी? रचना, वेदों की रचना, यानी कि
इस काल में, वैदिक सभ्यता का जो काल है 1500 से 600 बीसी के बीच में, इस काल में आपके जो वेद थे उनकी क्या थी, रचना की गई थी। और ये जो सभ्यता थी वैदिक सभ्यता, वो थी आपके ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण। अब देखिए आप, वैदिक सभ्यता तो है ग्रामीण सभ्यता, और जो हड़प्पा सभ्यता थी वो थी नगरीय। नगर के बारे में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लिए पढ़ा था ना। ठीक है बेटा, आप समझेंगे, आराम से समझिए हर चीज को, कि वैदिक सभ्यता का काल मैंने लिख दिया। अब इसको वैदिक सभ्यता क्यों कहा गया, क्यों, क्योंकि इस काल में अपने जो 4 वेद थे, ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। तो जो 4 वेद थे, इन चारों वेदों की जो रचना थी वो इस वैदिक सभ्यता के काल में हुई थी। वेदों की रचना होने की वजह से इस सभ्यता को क्या नाम दे दिया गया, वैदिक सभ्यता। और ये जो सभ्यता थी वैदिक सभ्यता, वो कौन सी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता। इसके विपरीत हड़प्पा जो सभ्यता थी वो कौन सी थी, नगरीय सभ्यता। लिख लीजिए बेटा, लिख लीजिए आप। लिख लिया बेटा। यस सर। यस सर। समझ में आना चाहिए, लिखो आप नहीं लिखो, लेकिन इन चीजों को समझते रहो कि किस काल का समय कौन सा था और किस काल का नाम किस रूप में दिया गया या क्यों दिया गया। वैदिक सभ्यता हो गई, हड़प्पा सभ्यता हो गई, वैदिक सभ्यता हो गई। अब आपके आते हैं कि इस सभ्यता के दौरान भारत में कौन कौन से जो वंश थे उन्होंने क्या किया, शासन किया। तो सबसे पहले आता है आपके हर्यक वंश। हर्यक वंश, कोई जानकारी नहीं है आपकी किताब में, इस हर्यक वंश के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इसको हम जब क्रम से आगे तक लेंगे ना, तो लास्ट में एक ऐसे वंश के बारे में नाम आएगा जिसका सीधा सा संबंध इनसे है, इसीलिए इसको क्रम से मैं लिखते जा रहा हूं। फिर आता है आपके हर्यक वंश, जिसका काल जो बताया गया है वो बताया गया है 544 से 412। 544 से 412 बीसी, 412 बीसी, यानी 544 में हर्यक वंश की स्थापना हुई और 412 में इस वंश का क्या हो गया, अंत हो गया। 412 ईसा पूर्व, ठीक है, हर्यक वंश आ गया। इसके बाद आता है आपके नागवंश। नागवंश यानी कि हर्यक वंश हो गया, इसके बाद में आपके आ जाता है नागवंश। नागवंश का काल बताया गया है 412 से 344, 412 से 344 बीसी, ठीक है, 412 से 344 बीसी, कौन सा, नागवंश। और नागवंश का एक प्रसिद्ध शासक था शिशुनाग, शिशुनाग, जिसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है, ये नागवंश हो गया। अब इसके बाद में आ जाता है आपके नंदवंश। नंदवंश, नागवंश के बाद में आपके आ जाता है नंदवंश। नंदवंश का जो माना गया है काल, वो माना गया है 344 से 321, 344 से 321 बीसी, ये लीजिए, नंदवंश का है 344 से 321 बीसी। फिर उसके बाद में आ जाता है इंपोर्टेंट आपके मौर्य वंश। मौर्य वंश, जिसका काल जो बताया गया है 321, यानी कि 321 यहां पर समाप्त हो गया। इसके बाद में 321 से 185 बीसी, ईसा पूर्व, 321 से 185 ईसा पूर्व, ये लिख लीजिए आप। एक चीज का ध्यान रखेंगे आप कि बेटा इसमें क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये जो मौर्य वंश की स्थापना का जो काल है उसको लेकर थोड़ा गतिरोध है। बहुत सी जो एनसीईआरटी की कुछ किताबें, हो सकता है आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें भी
इसके काल को लेकर थोड़ा डिफरेंस है। तो ये लगभग ये बताते हैं कि 322 से 185 BC। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, केवल एक साल का। कुछ किताबें ये कहती है कि मौर्य वंश की स्थापना 321 में हुई और कुछ किताबें कहती है 322। आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें जिस चीज का जिक्र किया हुआ है आप उसी को लिखेंगे। अगर 321 है तो 321 के साथ आप जाएंगे, 322 है तो 322 के साथ आपको जाना है। ठीक है, ये आप लिख लीजिए बेटा। लिख लिया बेटा? यस सर। यस सर। ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, लिखते रहना। और सारा मैंने आपको बता दिया कि देखो हड़प्पा, अब देखो क्या हुआ कि हड़प्पा कालीन सभ्यता के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया, खत्म कर दीजिए इस चीज को। फिर आया आपके वैदिक सभ्यता, जिसके बारे में हम देखेंगे बाद में, जिसमें वेदों की रचना की गई है। फिर इसके बाद में आए ये 3 वंश। इन 3 वंशों के बारे में आपकी जो किताब है उसमें ज्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है, लेकिन इस चीज का सीधा सा जो संबंध है वो है आपके मौर्य वंश से। इसीलिए मैंने इन चीजों को लिखा है कि ये वंश आया, फिर ये समाप्त हो गया, ये समाप्त हो गया, फिर ये आया, ये समाप्त हो गया, फिर ये आया। इस वंश को समाप्त किया आपके मौर्य वंश ने, और फिर मौर्य साम्राज्य की क्या की, यहां पर स्थापना की। इसीलिए इन वंश का जो काल है वो जानना अपने लिए जरूरी था कि किस वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना कहां पर की गई, अपने यहां पर की गई। तो ये चीज आप लिख लीजिए बेटा। और 2 काल और है, 2 काल और लिख लीजिए आप, थोड़ा सा आपकी याद रहेगा। ऋग्वेदिक काल, ऋग्वेदिक काल जिसका समय है 1500 से 1000 BC। ठीक है, ऋग्वेदिक जो काल है वो है आपके 1500 से 1000 BC। और एक और काल आता है आपके उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, जो है आपके 1000 से 600 BC। ये लो, ये आप लिख लीजिए बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि ये जो ऋग्वेदिक काल है इसमें ऋग्वेद लिखा गया, ऋग्वेद के बारे में बताया गया, जो हमारा सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है ऋग्वेद। ठीक है, और फिर उसके बाद में इसका जब समय उतरा तो ये उत्तर वैदिक हो गया। उत्तर वैदिक इसके बाद का काल, यानी ऋग्वेदिक काल के बाद का काल कहलाता है उत्तर वैदिक काल, जिसका समय बताया आपके 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का समय। ये लिख लीजिए आप बेटा। लिख लिया बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मिटा दूं? यस। अब देखते हैं कि जो अपना मौर्य साम्राज्य है, उस मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार से हुई। क्योंकि हम इस चैप्टर में कहीं ना कहीं कंप्लीट अगर अध्ययन करेंगे तो वो करेंगे अपने मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि किन परिस्थितियों में अपने जो मौर्य साम्राज्य है उसकी स्थापना की गई। अब देख लीजिए, मौर्य साम्राज्य से पहले मैंने कौन सा वंश बताया था बेटा? नंदवंश। नंदवंश, ये देख लीजिए। और इसका काल क्या बताया था बेटा? 344 से 321। 344 से 321 ईसा पूर्व बता दिया मैंने। अब देखो क्या होता है, ये 321 का जो समय है, इस समय कौन राजा था? अब नंदवंश के बारे में थोड़ा सा अपन जान लेते हैं। नंदवंश के जो, हाँ देखिए बेटा, नंदवंश के जो संस्थापक थे, याद रखेंगे, यानी कि ऐसा व्यक्ति
जिसने नंद वंश की क्या की थी, स्थापना की थी, महापद्म नंद, महापद्म नंद। याद लिख लीजिए आप कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे, महापद्म नंद। यानी इन्होंने 344 ईसा पूर्व में नंद वंश की क्या की थी, स्थापना की थी, महापद्म नंद। और इस नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो था घनानंद। घनानंद ये लीजिए, यानी ये तो प्रथम राजा हो गया और ये अंतिम घनानंद कब 321 में था ये। अब क्या हुआ, ये जो घनानंद था इसको क्या हुआ, ये कह सकते हैं 321 325 ईसा पूर्व, ये कह सकते हैं कि लगभग 325 ईसा पूर्व, क्योंकि ये ईस्वी का जो समय होता है वो घटता जाता है। 325 ईसा पूर्व में ये राजा बन गया घनानंद, ठीक है यहाँ का। और जब ये राजा था तो इस दौरान 321 ईसा पूर्व में क्या हुआ, जो मौर्य वंश के राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने क्या किया, इस घनानंद को क्या है, युद्ध में हरा दिया और नंद वंश का क्या कर दिया, नाश कर दिया। नंद वंश का इसके साथ ही क्या हो गया, अंत हो गया। और इसके अंत के बाद में ही भारत में एक नया वंश आता है, वो कहलाता है आपके मौर्य वंश। ठीक है बेटा, यानी कि मौर्य वंश आ गया, नंद वंश को समाप्त कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया, घनानंद को, और घनानंद को हराने के बाद में 321 में मौर्य वंश की क्या कर दी, इसने स्थापना कर दी। ठीक है, यानी कि आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो आप क्या कहेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने। और देख लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्री, बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ व्यक्ति था, कौन था, मेगास्थनीज। ना बेटा, वो तो राजदूत थे, जल्दबाजी में क्वेश्चन का आंसर दे दिया। जिन्होंने पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, कौटिल्य। कौटिल्य, चाणक्य, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही तो थे, उनके सलाहकार थे, उनके प्रधानमंत्री थे, उनके वित्त मंत्री थे, कुछ भी कह दीजिए आप। उन्होंने राजा बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य को। और घनानंद को हराने के पीछे भी कहीं ना कहीं जो कौटिल्य थे उनका हाथ था, चाणक्य का। चाणक्य क्यों, क्योंकि घनानंद ने क्या किया था, चाणक्य का क्या कर दिया था, अपमान कर दिया था। बड़े दरबार में चाणक्य का क्या किया था, अपमान। और इसी अपमान का बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके ऊपर आक्रमण कर दिया था, घनानंद के ऊपर आक्रमण कर दिया था। और घनानंद को हराकर 322 ईसा पूर्व में किसकी स्थापना की, अपने मौर्य वंश की क्या की, इसने स्थापना की। यहां तक समझ में आ गया, यस सर। आगे चले बेटा, यस सर। यहां तक समझ में आना चाहिए। अब देखिए आप, एक चीज देखी थी कि हड़प्पा सभ्यता के बाद में, हड़प्पा सभ्यता के बाद में कौन सी सभ्यता आई थी, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के बाद में अभी मैंने लिखवाया था बेटा, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। कहाँ ध्यान है तुम्हारा, हड़प्पा सभ्यता के बाद में कौन सी सभ्यता आई, मोहनजोदड़ो कोई सभ्यता थोड़ी थी। मोहनजोदड़ो हड़प्पा कालीन सभ्यता का एक नगर था। मैंने बताया था अभी कि हड़प्पा कालीन सभ्यता के बाद में कौन सी सभ्यता आई थी बेटा, वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता का नाम इसमें क्यों दिया गया, क्यों, क्योंकि इस काल में किसकी रचना हुई थी, वेदों की। वेदों की रचना हुई थी। ठीक है, अब ये चीज हम देख रहे हैं, वैदिक सभ्यता की, यानी हड़प्पा कालीन सभ्यता के बाद में वैदिक सभ्यता आई। और ये कहा जाता है कि ये जो वैदिक सभ्यता थी
भारत में वो आर्यों के द्वारा बसाई गई थी। आर्यों, याद रखेंगे कि ये कहा जाता है कि जो वैदिक सभ्यता है वो भारत में आर्यों के द्वारा बसाई गई थी। अब एक चीज थोड़ा सा पीछे चलो आप, मैंने एक चीज कही थी आपको कि हम जब पढ़ रहे थे सिंधु सभ्यता का पतन का कारण, उसमें मैंने एक बात बताई थी कि या तो प्राकृतिक आपदा हो, नदी में बाढ़ आ जाए, या कई ऐसी वजह थी जिसकी वजह से सिंधु सभ्यता का क्या हो गया था, पतन। और एक वजह और बताई थी कि इतिहासविद या पुरातत्वविद ये कहते हैं कि आर्यों ने सिंधु सभ्यता के ऊपर क्या किया, आक्रमण किया और इस सभ्यता को क्या कर दिया, पूरी तरह से नष्ट कर दिया और खुद का साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो ये चीज आपको बताई थी, आप पढ़ते नहीं हो, याद नहीं करते हो, ध्यान नहीं है तुम्हारा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता के बाद में कौन सी सभ्यता आई, वैदिक सभ्यता। और जो वैदिक सभ्यता को जिसने बसाया वो कौन थे, आपके आर्य। और आर्यों के बारे में पहले बता चुका हूं कि सिंधु सभ्यता के पतन में एक कारण यह भी था कि आर्यों ने, हो सकता है कि सिंधु सभ्यता के ऊपर क्या किया था, आक्रमण किया था और इस सभ्यता को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। तो वैदिक सभ्यता किसने बसाई, आर्यों ने, ठीक है। आर्यों ने। अब इनका जो काल है वो बताया गया है, लगभग जो आर्यों का काल है वो बताया गया है 1500 से 600 बीसी, यानी 1500 से 600 बीसी के बीच में आर्यों को क्या बताया गया है, काल क्रम बताया गया है, काल निर्धारित किया गया है इनका 1500 से 600 ईसा पूर्व। अब जो आर्यों की भाषा थी, समझेंगे आप, आर्यों की जो प्रमुख भाषा थी वो थी आपके संस्कृत, याद रखेंगे। आर्यों की जो प्रमुख भाषा थी वो क्या थी, संस्कृत, यानी कि संस्कृत भाषा का ये ज्ञान था इनको, संस्कृत भाषा के बारे में ये जानते थे। और इस समय में जब आर्य यहां पर साम्राज्य स्थापित किया इन्होंने, तो सबसे पहले यहां पर कौन सा वेद लिखा गया, ऋग्वेद, याद रखेंगे आप। यानी कि सबसे पहले यहां पर देखिए आर्य आए, आर्यों ने वैदिक सभ्यता की स्थापना की और संस्कृत भाषा के बारे में जानते थे, इसीलिए इन्होंने वेद लिखना प्रारंभ कर दिया। और सबसे पहला वेद कौन सा लिखा इन्होंने, ऋग्वेद। ऋग्वेद लिख दिया बेटा, ये ऋग्वेद इन्होंने ले लिया। तो ये आर्यों के बारे में थोड़ी सी जानकारी होगी। अब हम देखें कि इतिहास में अगर हमें किसी चीज का साक्ष्य या तथ्य जुटाने हैं या फिर किसी चीज का अध्ययन करना है, तो उसके लिए प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, यानी इतिहास के अध्ययन के स्रोत कौन कौन से हैं। तो आप खुद कहेंगे अभिलेख हो गए, आपके शिलालेख हो गए, आपके सिक्के हो गए, मूर्तियां हो गई, इमारत हो गई, मोहरे हो गई। तो कई ऐसी चीजें हैं जिनका अध्ययन करने के बाद में हम किसी निष्कर्ष के ऊपर पहुंचते हैं। तो आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि ऐतिहासिक अध्ययन के स्रोत कौन कौन से हैं, इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं, अभिलेख, सिक्के, शिलालेख, भवन, ठीक है। ये हो गया, आपका टाइम कंप्लीट हो गया बेटा। क्लास का कोई प्रॉब्लम हो बता दीजिएगा मुझे। सब लेफ्ट हो जाओ बेटा, लीव हो जाओ मीटिंग से लीव हो जाओ बेटा।